हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जो फ्रेंड्स को मैं हेलो कर रही हूँ, जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, वो लोग बिल्कुल ही न्यू व्यूवर्स होंगे, क्योंकि मैं क्लास 6 का हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने चैनल पे। अब तक मैंने क्लास 12 किया है, क्लास 11th भी शायद मैंने शुरू किया था, बट उसमें ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़े हम लोग। फिर क्लास 10 भी कर रही थी मैं, तो उसके बाद मैंने सोचा कि सारे क्लासेस को एक साथ करते हैं, अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस प्रोवाइड हो पाएंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के एनसीईआरटी के आर्ट्स के जितने भी हैं, ये सब मैं बताने वाली हूँ। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, व्हाट, वेयर एंड हाउ। ठीक है, ये हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का बुक है, आवर पास्ट पार्ट 1 है। इसी का ये चैप्टर 1 है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मैं 1 महीने तक एब्सेंट थी अपने चैनल पे। कुछ मैंने ना डाला, ना कुछ आप लोग को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड हुए, ना कोई वीडियोस, ना कुछ। तो उसके लिए सॉरी, कुछ दिक्कत था जिसके कारण मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि चलो, देखिए मैं कितना अटक रही हूँ, पहले तो एकदम मेरा आदत छूट गया है। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर से शुरू करते हैं और आप लोग के लिए लाते हैं नए वीडियोस, नए कुछ नोट्स वगैरह। और डिमांड भी थोड़ा बहुत आया है मुझे, तो जिसका एक तो चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग का है, कोल्ड वॉर एरा का है। मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, पीडीएफ भी तैयार है, बस उसको अपलोड करना है अब। तो वो भी मैं जल्दी कर दूँगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि मैं 6 क्लास का स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैं भी भगवान का नाम लेके स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा चैप्टर पहला है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन कब? पूरा वीडियो देखने के बाद। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तभी करिएगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, व्हेन। तो व्हाट मतलब क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। क्या, ओके, इसको ऐसे मत लीजिएगा क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ क्या होता है। ओके, और वेयर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे, और व्हेन मतलब कब। तो चैप्टर के ही नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पे एक रसीदा नाम की लड़की है, उसका एक क्वेश्चन है, रसीदास क्वेश्चन। रसीदा नाम की लड़की है, उसका एक सवाल है, उसको पढ़ लेते हैं। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago, how she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो रसीदा बैठ के अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक जो हेडलाइन होती है, सुर्खियाँ होती हैं ना, खबरों की सुर्खियाँ होती हैं, तो सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। ओके, तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये रशीदा है, इसका एक सवाल था। ये सवाल हो सकता है आप लोग के भी बहुत से लोगों के मन में आया होगा, तो चलिए अब इसका जवाब पता करते हैं। ओके, तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, इसका मतलब कैसे पता लगाएं, ठीक है, कि क्या हुआ था, जो भी पास्ट में क्या हुआ था। यस्टरडे मतलब सब कोई जानता है, बीता हुआ कल। यू कुड लिसन टू द रेशियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति होगी, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, इनके बारे में कैसे पता किया जाए। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो अपने साथ बुक्स खोल के बैठे हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। और हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गई कि इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एक बार आप अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पूरा पढ़ लेते हैं अपने चैप्टर को, तब फिर बहुत कम डाउट्स रह जाते हैं आपके मन में, और उसके बाद मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, देन उसके बाद डाउट्स रहेंगे ही नहीं, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी दे दूँगी मैं आपको। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे अब।
क्या है ना, मैं बहुत बोलती हूँ, आप लोग कभी कभी बोर हो जाइएगा। लोग मुझे कभी कभी कहते हैं कि मुझे लेक्चरर बनना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम जब बोलना शुरू करती हूँ मैं बीच में रुकती ही नहीं हूँ। हमारी एक टीचर थी, मुझे याद है, जब मैं 10th क्लास में थी, वो भी ऐसे ही करती थी, पूरा एकदम बकर बकर बोले जाती थी। फिर मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ना, क्या पता आप लोग को समझ आता होगा कि नहीं आता होगा, क्योंकि वो भी बोले जाती थी, हम लोग कुछ समझ ही नहीं आता था। तो कभी कभी आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बकवास करती हूँ, लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? क्या जान सकते हैं आप लोग अपने मन में सोचिए। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत इमेजिन करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग का विकास होता है। अभी आप लोग 6th क्लास में हैं, आप लोग 10th-12th में जाइएगा, मान लीजिए कि कोई आर्ट्स या 10th तक तो आपको पढ़ना ही है, ये सब सोशल साइंस वगैरह, पॉलिटिक्स और सिविक्स जो भी है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप लोग को आंसर्स बनाने में मदद मिलेगी और आप लोग नोट्स खुद से प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज कोई मेरे नोट्स यूज़ कर रहा है, मैं नहीं चाहती कि आप करिए, ठीक है, वो ठीक है आप कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपनी स्किल्स इतने डेवलप कर लें कि आप खुद से अपना नोट्स बना सकें। कहीं से छापना इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, ओके। आजकल मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो कोई भी कुछ भी क्वेश्चन फट से गूगल कर ले रहे हैं। आप उसमें अपना दिमाग जब तक नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपका विकास नहीं होगा दिमाग का। तो एक तरफ रखिए फ़ोन को, क्वेश्चन देखिए, सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जहाँ तक सोच सकते हैं, एकदम एंडलेसली सोचते जाइए, सोर्सेज कलेक्ट कीजिए, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर देख लेने का। अब आप सोचेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कहते हैं, भाषण। तो अब हम लोग सही में आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग द टाइम, एक्चुअली आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम, बट ओके, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, कि जैसे कि हम लोग ये जान सकते हैं कि जो पुराने लोग थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musicians and scientists. तो हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. तो यही नहीं, केवल इतना ही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, माइग्रेशन किया, उसी के कारण सब जगह लोग बसते गए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सब कोई इसको चीज़ को समझ सकता है। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. तो इसीलिए कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Yes, others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाई अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता के कारण भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि हम पहले के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में कैसे जान पाते हैं, ठीक है।
हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा आपको आंसर धीरे धीरे मिल जाएगा। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डेज? तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? लुक एट मैप 1 वंस मोर। तो आपका जो मानचित्र 1 है उस पर फिर से एक बार देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें और गहरे समुद्रों को भी पार कर सकें। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। These movements of people enriched our cultural traditions. तो लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया और यूँ कह सकते हैं समृद्ध किया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। सो पहले के टाइम में क्या था कि लोकगीत बहुत प्रचलित थे। अब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पहले के आप अपने दादा परदादा से अगर जानने की कोशिश करेंगे, अगर होंगे तो, या फिर पुराने लोगों से पूछेंगे तो उनके टाइम में लोकगीत ज़्यादा फेमस थे। आजकल ये पॉप सॉन्ग्स वगैरह ने जगह ले ली है। पहले लोग लोकगीत गाया करते थे। तो आप लोग क्लास 6 में, आप लोग का शायद, मुझे जहाँ तक याद है, क्लास 6 में एक वसंत करके बुक था हिंदी का हमारा, उसमें 2 लोकगीत दिए हुए थे। अभी भी आप लोग शायद वही बुक चलता होगा, तो प्लीज़ अपने बुक्स को खोलिए, लोकगीत को पढ़िए, मज़ा आएगा, उसका मतलब समझिए। सबकी अपनी अपनी भाषा में लोकगीत हुआ करते थे, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं ना उसमें होते थे। और जब ऐसे पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा क्या बोरिंग सा है, पर उसको जब सुनिएगा ना, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं बहुत सारे लोकगीत, तो मज़ा आएगा आपको सुन के। अब हम लोग देखते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। ओके, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो आपके पेज 2 पे एक मैप दिया गया है, उसमें आप लोग को मैप मतलब मानचित्र, हिंदी उसका होता है मानचित्र, ठीक है। उसमें आप लोग को नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो पता लगाइए आप लोग। एक्टिविटीज़ जितनी भी दी रहती है ना फ्रेंड्स, उसको करना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग एनसीईआरटी में बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं, इमेजेस, सोर्सेज, एक्टिविटीज़, इन सबको इग्नोर करते जाते हैं। मैंने भी किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग का खुद का स्किल्स बिल्डअप होगा, आप लोग खोजेंगे ना, बाद में जाके पता चलेगा ना। जैसे अभी आप 6 में हैं, 10th में जाइएगा तो पता चलेगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे कभी कर लेना चाहिए था। जो चीज़ आपकी एक्टिविटी में दी हुई है तो करना चाहिए। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। तो गैदरर्स कौन होते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे, ठीक है। अब आप लोग को बताना है गैदरर्स कौन होते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ फाइंड द सुलाइमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो अब आप क्या कीजिए कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए, ठीक है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यही सबसे पहले वो जगह है जहाँ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. तो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. विंध्य हिल, ठीक है।
तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। आपके जो मानचित्र दिया हुआ, मैप दिया हुआ है, उसमें आपको पता लगाना है। These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhya. तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. तो देखिए क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज ट्रिब्यूटरी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल्स भी पूछ देगा, लेकिन कम से कम 1 नंबर का तो लिखना बनता है ना, तो यहाँ पे आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए, और सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि लगभग 4,700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो भी सिटीज़, टाउन्स या विलेजेस बननी शुरू हुई, जो भी सेटलमेंट्स हुए, वो सबसे पहले नदी के किनारे ही हुए। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो अब आप लोग को क्या करना है? करना ये है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो सोन नदी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग बिहार में रहते हैं, जो लोग पटना के आसपास रहते हैं, या फिर कोइलवर पुल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो सोन नदी के ऊपर है। मैं तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तो यही आप लोग को मैप में पता लगाना है, और इसकी सहायक नदी सोन का भी पता लगाना है, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. तो यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो मगध साम्राज्य जो था, उसके संस्थापक कौन थे, ये सब जो भी रिलेटेड है, ये सब हम लोग को पढ़ना है और आगे जाके। लेकिन अभी आप लोग को बताइए कि मगध से रिलेटेड कौन कौन से महान राजा थे। कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well, because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ठीक है। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. ओके, एक लाइन मैंने छोड़ दिया। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। ओके, तो इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं।
Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories on battle. तो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या तुम बता सकते हो या बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। There were many other things that were made and used in the past. इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। Those who study these objects are called archaeologists. आपका क्वेश्चन आ सकता है कि who is archaeologist? तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। हिंदी में पुरातत्वविद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, brick, clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक टाइप का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, एक टाइप का ये इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है। लगभग ये 2250 वर्ष पुराना है और ये अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो फिगर्स देखते चलना चाहिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे और भी कुछ कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ये आपको एक पॉट टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का पात्र है। अब इसका प्रयोग लगभग 4700 वर्ष के पहले होता था। और एक फिर दाईं ओर आप देख सकते हैं चांदी का सिक्का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता हुआ होगा। ये दोनों जो सिक्के हैं, मुझे लगता है हाँ दोनों सिक्के हैं ये दोनों। तो फिगर्स देखते चलना चाहिए। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive for more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं या बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? आइए जानते हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इसीलिए इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब है वन पास्ट और मेनी, यानी कि अतीत एक या अनेक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? तो क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक ध्यान दिया है उस पर? क्या शीर्षक है? आवर पास्ट, यानी कि हमारे अतीत। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल।
यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस तथ्य को की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. तो उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था, बहुत भिन्न था. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. तो जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे. उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ के, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं. इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं. तो इस तरह के भेद अतीत में भी पाए जाते थे और अतीत में भी विद्यमान थे. तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा. तो अगर आपको अभी लगा होगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या फिर कुछ भी, तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा. बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्टरीज. उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे. पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती. हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं. What do dates mean? तिथियों का मतलब क्या है या क्या था? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. Okay? अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, है ना? These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. तो इसीलिए इसका मतलब है कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद को हम लोग 2000 कहते हैं, बाद से 2000 कहते हैं. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ, added on. तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं. इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे. कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे. नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि जो भूमि थी, या यूँ कहें यहाँ पे लैंड का मतलब आप लोग समझिएगा देश. ठीक है, देश के नाम. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. तो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए. यूनान मतलब ग्रीस. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. तो लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा. तो आप लोग को मैप 1 में लोकेट करना है इंडस रिवर. वो एक एक्टिविटी था, वो आप लोग लोकेट करिएगा. मुझे फिर से याद आ गया तो मैंने बता दिया.
The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later, it was used for the country. भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, भरत लोग, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, तो हम लोग जानेंगे कि अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, अतीत के बारे में खोज। ओके, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. तो इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। यहाँ पे एक ब्लू बक्सा दिया गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। लेटेस्ट विथ डेट्स, यानी कि इतिहास और तिथियाँ। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD लिखा हुआ पाते होगी या पाती होगी तुम। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज क्रिस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। समटाइम्स CE is used instead of AD and BCE instead of BC. BCE instead of BC. ओके, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। The latest CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. तो हम इन शब्दों CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। एंड समटाइम्स द लेटेस्ट BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। फाइंड 2 डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज़ फॉर देम। तो तीसरे पन्ने पर 2 तिथियां हैं, उसका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर का समूह प्रयोग करोगे, ये भी बताइए आप। तो ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। एल्सवेयर, अन्यत्र। एल्सवेयर का हिंदी होता है अन्यत्र। ओके, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्षों पहले लिखे गए थे। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. तो देखिए, सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। One of the famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago. इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche.
तो जो कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird stood for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. तो इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। अब आप लोग को इमेजिन करना है, यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, इंटरव्यू लेना है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम। तुम उनसे कौन से 5 क्वेश्चंस पूछोगे, उसका लिस्ट तैयार करना है। तो आप लोग लिस्ट तैयार कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो क्लास 6 में पढ़ा रही हूँ, काफ़ी जूनियर क्लास में मैं आ गई हूँ। क्लास 12 में मैंने शुरू किया था। मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली, मुझे भी मेरा रिकॉल हो जाएगा, तो ब्रशअप हो जाएगा मेरा भी। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर कुछ आपको लगा होगा कि कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।